उन तमाम समाज के लोगों को आह्वान है कि आप 21 तारीख को आकर इस काले जीआर का निषेध करें और रद्द करने के लिए अपनी ताकत दें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की भयानक समस्या हमारे सामने है। इससे हटकर मनुवादी सोच के लोग इस बात पे जरंगे के माध्यम से कामयाब हुए कि हम जो लोग हैं आपस में ही मराठा और ओबीसी लड़ते हैं। ओबीसी ही जिम्मेदार है। हम लोग अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं रहे। हम लोग धर्म और जात के नाम पर धर्मांधता और अंधश्रद्धा के शिकार हुए, जिसका परिणाम यह है कि हमारी औलादें आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। 2 सितंबर को सरकार ने जो जीआर निकाला, इसके विरोध की लड़ाई हम सड़क पर भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। कि कोई भी जो व्यवसाय करता है, बलूतेदार है, वो अपनी जात सुनार न बताए, वो मराठा बताए। तेली न बताए, वो मराठा बताए। कुनबी ना बताए, वो मराठा बताए। तो आज तक 32 चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के हुए 1960 से लेकर, जिसमें से 22 चीफ मिनिस्टर मराठा हुए हैं। उस एक भी मराठा में को कुनबी सीएम बनाने की इच्छा नहीं हुई। और सारे पॉलिटिकल पावर ये महाराष्ट्र में एक सिंगल कास्ट के तरफ रहे हैं। जो पहले कुनबी लिखने को विरोध कर रहे थे, आज वो खुद हम कुनबी है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सितंबर के जीआर के दुष्परिणाम ये शेड्यूल कास्ट की भी वैलिडिटी में आएंगे, शेड्यूल ट्राइब की भी वैलिडिटी में आएंगे। पहले ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण के मसले को लेकर लगातार चर्चा बातचीत चालू है और देश में और महाराष्ट्र में उसी तरीके का वातावरण है। यहाँ पर ओबी समाज से ताल्लुकात रखने वाले संगठन जो है, उनके जरिए एक यहाँ पर एक मीटिंग हुई है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ और देश में और महाराष्ट्र में जो चलने वाला मसला है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा ज्वलंत है, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, आज की ये जो पूरी बैठक हुई, क्या कारण था आज की बैठक का, और आप जिस संगठन से, इस संगठन के बारे में बताएं। मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में सारे पॉलिटिकल, सोशल, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय संगठन मिलकर ओबीसी संघर्ष कृति समिति गोंदिया जिला, जो एक संगठन विगत 2013 से कार्यरत है, सामाजिक प्रश्नों पर लेकर जो आंदोलन करता है, अन्याय के खिलाफ सड़क पर आता है, उस संगठन से जिलाध्यक्ष नाते आपसे मैं बात कर रहा हूं। आज की जो मीटिंग तय हुई थी, 2 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के आज़ाद मैदान पर 29 अगस्त से जो मनोज जरांगे का आंदोलन, आमरण उपोषण चल रहा था, और उस आंदोलन में प्रमुखता से उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि भाई मराठाओं को ओबीसी में शामिल कर ओबीसी से उनको आरक्षण चाहिए। जो इस बात पर हम पूर्ण रूप से सहमत इस बात के लिए है कि ओबीसी से मराठा को जो आरक्षण की बात है, इसके पूरी तरह से हम विरोध में हैं। मेरे पास एक दस्तावेज है, फर्स्ट इंडिया एक्ट, साइमन कमीशन के बाद में जब गोलमेज परिषद हुई और उसके बाद में सेंसेक्स बनना चालू हुआ 1931 का, और तब बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो शेड्यूल था वो बन चुका था, ओबीसी का शेड्यूल नहीं बना था। ये दस्तावेज घेती खाने सुमारी मराठा बंधुन्ना सूचना, इसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी जो व्यवसाय करता है, बलूतेदार है, वो अपनी जात सुनार न बताए, वो मराठा बताए। तेली न बताए, वो मराठा बताए। कुनबी ना बताए, वो मराठा बताए। क्योंकि हम ऊंचे लोग हैं, हम पाटील लोग हैं, हम शूद्र नहीं हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को शूद्र मानने से इनकार किया। तो शेड्यूल में मराठा, संवैधानिक रूप से मराठा ये शेड्यूल में ओबीसी में नहीं है। उसके बाद में कई आयोग बने कि हुईज ओबीसी, जो सामाजिक और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ओबीसी होने के लिए जो निकष संविधान ने निश्चित किया है, उस कसौटी पर महाराष्ट्र का कोई मराठा ये ओबीसी में नहीं बैठता। सारे आयोगों ने जो सिफारिश किया है
कि ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े नहीं हैं और जिनका महाराष्ट्र के सब क्षेत्रों में सीएम से लेकर, अगर ये मराठा कुणबी है, अगर ऐसा मान रहे हैं, तो आज तक 32 चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के हुए 1960 से लेकर, जिसमें से 22 चीफ मिनिस्टर मराठा हुए हैं। उस एक भी मराठा में को कुणबी सीएम बनाने की इच्छा नहीं हुई। अगर ये ओबीसी है तो क्यों नहीं इस 22 सीएम में से एक भी सीएम कुणबी बना? सारे मराठा बने हैं, सारे कारखानदार, सारे शक्कर कारखाने, सारे एजुकेशन सोसाइटीज, सारा सहकार और सारे पॉलिटिकल पावर ये महाराष्ट्र में एक सिंगल कास्ट के तरफ रहे हैं। जो पहले कुणबी लिखने को विरोध कर रहे थे, आज वो खुद हम कुणबी है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये निहायत असंवैधानिक है। मगर दबाव के तले महाराष्ट्र की सरकार झुकी। महाराष्ट्र की सरकार ने ओबीसी के पीठ में खंजर खोपा और इसका विरोध, अब इस जीआर का 2 सितंबर के जीआर का क्या परिणाम होगा? पहले पात्र लिखा था, पात्र बाद में 1 घंटे में निकाल दिया गया, सेकंड जीआर आया। तो इस हिसाब से नातेवाईक जो वडिलोपार्जित कास्ट ये रन करती थी, पिता के कास्ट के हिसाब से आगे बढ़ती थी। मगर नातेवाईक या वो 3 लोगों की कमेटी बनी, वहां हलफनामा दे दिए, मेरे आजा की कोई पत्नी समझो एक हाथ दूसरे कास्ट की होगी, मैंने वो वंशावली बना के रिलेशन अगर दे दिया, तो ये प्रॉब्लम जो वैलिडिटी का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मर्यादित ओबीसी तक नहीं है। 2 सितंबर के जीआर के दुष्परिणाम ये शेड्यूल कास्ट की भी वैलिडिटी में आएंगे, शेड्यूल ट्राइब की भी वैलिडिटी में आएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये जो मसला चल रहा है, अब ये मामला जिस मुताबिक अभी ज्वलंत बन चुका है, तमाम तरीके की बातचीत हो रही है, सरकार क्या ये बातों को नहीं जानती कि वो ओबीसी और मराठा के बीच का झगड़ा लगाना चाहती है? सरकार के मंसूबे तो यही दिखते हैं कि आप अपने फंडामेंटल राइट के लिए ना लड़े। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की भयानक समस्या हमारे सामने है। इससे हटकर मनुवादी सोच के लोग इस बात पे जरंगे के माध्यम से कामयाब हुए कि हम जो लोग हैं आपस में ही मराठा और ओबीसी लड़ते रहे, अपनी शक्ति इसी में खर्च करते रहे। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उस बारे में हम ना सोचे, हमारी शक्ति यहां खर्च करें। बावजूद इस निर्णय के खिलाफ जो ओबीसी पर अन्याय करने वाला जो जीआर, वो कितना प्रतिशत अन्याय होता है, कुछ लोगों के मतभेद है, कुछ संगठनों के मतभेद है कि भाई कोई कहता है 26% इन्वॉल्व होंगे, कोई कहता है 5% होंगे, कोई कहता है नहीं होगा, कोई कहता है हमारा पूरा सत्यानाश होगा। मगर निश्चित तौर पर इस जीआर का इफेक्ट ओबीसी पर होगा और ये इफेक्ट पॉलिटिकली भी होगा। महिलाओं का रिजर्वेशन जो आने वाले समय में आने वाला है उस पर भी होगा और हमारे ओबीसी की जो जनसंख्या 60 के ऊपर है, 19 भी नहीं मिला है, 10-12 भर के हुआ है, आज हमारे बच्चे सड़क पर आएंगे। और इसलिए इस जीआर का विरोध 2 सितंबर को सरकार ने जो जीआर निकाला, इसका विरोध, इसके विरोध की लड़ाई हम सड़क पर भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। सवर्ण जो कहीं ना कहीं आरक्षण है वो उस तरफ नहीं जाना चाहिए और ओबीसी की तरफ का जो आरक्षण है वो मराठाओं की तरफ जाना चाहिए, ये क्या मंशा है? इस तरीके की कोई बात चल रही है? भाई, इस देश में सारे क्षेत्र में, जीवन के सारे क्षेत्र में ओबीसी के साथ घात हुआ है। कहीं ना कहीं इस बात के लिए ओबीसी ही जिम्मेदार है। हम लोग अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं रहे। हम लोग धर्म और जात के नाम पर धर्मांधता और अंधश्रद्धा के शिकार हुए, जिसका परिणाम यह है कि हमारी औलादें आज दर दर की ठोकरें खा रही है। धर्म की तरफ जो झुकाव है ओबीसी का इस वक्त, वो मंदिर में मशगूल है, अधिकारों की बातचीत करता हुआ नहीं नजर आ रहा। एक और सवाल कि जरांगे पाटिल का जो आंदोलन है पूरे महाराष्ट्र में व्याप्त स्तर पर दिखने को मिला, लेकिन ओबीसी का जो आंदोलन है वो उसको उतनी फुटेज नहीं मिली, मीडिया ने तवज्जो नहीं दिया। उसके पीछे कारण ये है कि मराठा का आंदोलन इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि इस आंदोलन में सिंगल कास्ट है।
इस आंदोलन में सिंगल कास्ट है और उस कास्ट के जनप्रतिनिधि, आमदार, खासदार, मंत्री सोशल लीडरशिप को सामने करके उस आंदोलन को जो भी जरूरत है वो पूरी करते हैं। दुर्भाग्य से ओबीसी में ये सोच डेवलप नहीं हो पाई कि मैं ओबीसी हूं। पहले वो सोचता है कि मैं पोवार हूं, मैं तेली हूं, मैं कुनबी हूं, मैं लोधी हूं, मैं सुनार हूं, मैं माड़ी हूं, मैं ओबीसी हूं। ये सोच डेवलप होने की आवश्यकता है और ये सोच जिस दिन डेवलप हो गई उस दिन एक सामाजिक दबाव खड़ा होगा और ओबीसी के भी नेता इस सामाजिक आंदोलन को जो भूमिका मराठा के नेता निभाते हैं वही भूमिका ओबीसी के भी नेता निभाएंगे, मगर तब जब ये ओबीसी का आंदोलन एक प्रभावी नहीं है, ऐसा नहीं मानता मैं। सारे देश में एक प्रभावी आंदोलन ओबीसी का है। कई लीडर कर्पूरी ठाकुर से लेकर कई लीडर इस आंदोलन को चलाए हैं, आज भी चला रहे हैं, प्रभावी ढंग से चला रहे हैं, मगर भागीदारी में हम कहीं ना कहीं कम पड़ गए, भागीदारी में हिस्सा हमको नहीं मिल पाया और इसलिए वो प्रभावी ढंग से जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। 27% अभी भी मिला है। क्या लगता है कि ये कभी मांग बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ही कहने के मराठा को देने की बात है? ये मांग तो आएगी वाला सवाल नहीं है। जनगणना के इशू पर, क्योंकि इन सारी समस्याओं की जड़ है जनगणना। जनगणना क्या, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ महाराष्ट्र तक मर्यादित नहीं है। पाटीदार का, गुजर का, जाट का ये आंदोलन अनेक अलग अलग राज्यों में, देश में समय समय पर खड़ा होता हुआ हमने देखा है। और जो महाराष्ट्र में मराठा का है वही बात हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इन सब राज्यों में है। अब 27% की बात, तो इस अगर मंसूबा सरकार का ये है कि सार लोकतंत्र की नींव ये भागीदारी पर खड़ी है, सारे समाज के प्रतिनिधित्व पे खड़ी है, सभी समाज को प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पे मिलना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, तो उस बात के लिए जनगणना होनी चाहिए। मगर ये सोच निर्भर करता है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। दुर्भाग्य से ये कहना पड़ेगा कि सरकार में जो भी लोग हैं, इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो आरएसएस है, वो हमेशा से आजादी के आंदोलन से, इस देश के मूल निवासी समाज के सामाजिक गुलामी से आजादी के आंदोलन के विरोध में थी, अंग्रेजों के साथ थी। उसके बावजूद एक सामाजिक दबाव देश में खड़ा हुआ। कुछ राज्यों ने ठहराव किया ओबीसी की जनगणना का, कुछ राज्यों ने जनगणना कर डाली बिहार ने, और ये दबाव बढ़ते हुए देखा तो सरकार ने जनगणना होगी, डिजिटल जनगणना की घोषणा की। और अभी 2-4 दिन पहले, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल जो देश का होता है वो जनगणना करता है, तो रजिस्ट्रार जनरल ने केंद्र सरकार से इस जनगणना के लिए निधि मांगा है 14,618 करोड़। इसकी मैं टोटल जब निकाला तो इस जनगणना के लिए सरकार को प्रति व्यक्ति 102 रुपए का खर्चा आने वाला है। मगर प्रति व्यक्ति 102 रुपए का खर्चा करके इस देश में कौन सी कास्ट, जात निहाय जनगणना की बात हम कर रहे हैं कि कौन सी कास्ट कितनी संख्या में है। महाराष्ट्र में मराठा अगर हैदराबाद गैजेटियर का दाखला लेकर अगर हम सोचते तो 26% कापू यानी तत्कालीन कुनबी ये मराठवाड़ा के थे, तो 26% की एंट्री अगर ओबीसी में होती है, जो कि सरसकट वाली बात है। नातेवाईक पात्र शब्द हटा दिया, कमेटी को दे दिया, एक हलफनामा अगर देते हैं कि मेरे नातेवाईक उस समूह कास्ट के थे, वो ओबीसी में आती है, तो मुझे उसमें ओबीसी में शामिल किया जाए। तो इस प्रकार से इतना वैलिडिटी का इतना इजी सिस्टम जो बनाया, जो कोई भी एंट्री किसी भी कैटेगरी में कर सकता है। और इसलिए इस समस्या का मूल जो 27%, 19%, 11% वो भी भरा नहीं गया, ये हालात है, इसका सारा का सारा अगर इच्छा शक्ति केंद्र सरकार की है तो जनगणना करके आंकड़े सामने, कास्ट न्याय, सेंसेक्स, उनका कौन कौन से कैटेगरी में आप शामिल करते हैं और संख्या के आधार पर, अनुपात पर उनको उनकी जगह हर क्षेत्र में संख्या के आधार पर, अनुपात पर, कि भाई फिर ये बात करते हैं कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें 50% की लिमिटेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में
ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की बात ही नहीं है। वो आपने देश में कानून करके 24 घंटे में राष्ट्रपति से मुहर लगा के आपने उनको लागू कर दिया, तब आप कानून कर सकते हैं। तो जो इस देश के बहुसंख्यक कृषक समाज की अगर ये बात है तो आपने करना चाहिए। ये नहीं कर पा रहे, मंशा क्या है? मंशा उनके मदर ऑर्गेनाइजेशन की देने की नहीं है, मगर हम लेके रहेंगे, लड़ेंगे। लेकिन वोट तो सबसे ज्यादा ओबीसी उनको देता है। शुरुआत में ही कहा कि ये धर्मांधता और अज्ञानता, अंधश्रद्धा, इसमें जो ये सारा गुथा हुआ है ओबीसी का समाज, और इसको जिस दिन लगेगा कि इन बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे बच्चे का रोजगार है, इन बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे बच्चे की शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, जिस दिन ये एहसास होना शुरू हुआ, इसलिए तो ये आंदोलन देश में खड़े हुए हैं। तो ये एहसास जिस दिन प्रभावी ढंग से हो जाएगा, उस दिन इस देश के ग्राम के मुखिया से लेकर दिल्ली की सल्तनत ये ओबीसी के हाथ में होगी। आज के आपके पूरे बैठक में क्या क्या फैसले हुए? आज फैसला ये हुआ कि इस तहसील, इस डिस्ट्रिक्ट के सभी आमदार खासदारों को मिला जाए। 2 सितंबर का महाराष्ट्र सरकार का जो जीआर है उस पर आपकी क्या सोच है वो ली जाए। साथ ही साथ इस जीआर के खिलाफ 21 सितंबर 2025 यानी इसी महीने के इतवार का दिन है, उस दिन एक जंगी मोर्चा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट पर निकाला जाएगा। इस जीआर के रद्द के लिए ताकत खड़ी कर दी जाएगी और दिखाई जाएगी, ये तय हुआ है। और उसके पश्चात हमारी उपराजधानी नागपुर हो या मुंबई हो, वहां भी आंदोलन प्रभावी ढंग से होगा। तो उसकी शुरुआत हमने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से की कि तहसील वाइज रैली के माध्यम से जागृति होगी और 21 तारीख को सारे लोग सड़क पर गोंदिया में आएंगे। 21 तारीख को जो आंदोलन होगा, कितने लोगों की तादाद होगी, क्या अनुमान है आपका? हमारी उम्मीद है कि हमने एक तहसील को 5-5 हजार लोगों का टारगेट दिया है। 8 तहसीलें 40,000 और गोंदिया शहर, तो 50,000 का आंकड़ा हम क्रॉस करेंगे, उसको ऊपर जाएंगे। ये कोशिश में हम सारे लोग, हमारे कार्यकर्ता सारे लोग एक संदेश लेके, जिम्मेदारी लेके गाँव गए हैं। तमाम जो लोग हमारे देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहेंगे आने वाले 21 अगस्त को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपके इस सारे लोगों को, नेशनल चौपाल के माध्यम से सारे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा, इसको आप अपनी जिम्मेदारी समझे। क्योंकि 2 सितंबर का जो महाराष्ट्र सरकार का जीआर है, ये जीआर न कि सिर्फ ओबीसी पर इफेक्ट करेगा, कास्ट वैलिडिटी का फार्मूला जो इतना कठिन था वो इतना इजी कर दिया गया कि इसके दुष्परिणाम अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी भुगतना पड़ेगा। ओबीसी को तो भुगतना ही है, मगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी भुगतना पड़ेगा। और इसलिए इस जीआर का प्रतिकार करने, विरोध करने, इसे रद्द करवाने न्यायालय की लड़ाई तो चलती रहेगी, लड़ेंगी, मगर सड़क की लड़ाई के लिए मेरे सारे शेड्यूल कास्ट और सारे आदिवासी समाज, या एसबीसी होगा, एनटी होगा, और मेरे ओबीसी समाज के लोगों और जो भी मानवतावादी विचार रखता है उन तमाम समाज के लोगों को आह्वान है कि आप 21 तारीख को आकर इस काले जीआर का निषेध करें और रद्द करने के लिए अपनी ताकत दिखाएं। बहुत शुक्रिया। तो तमाम चीजें हमने समझी है। पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।